Res Indica. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पर्पल क्लासेस ऑफ रेस इंडिका आईएएस एकेडमी। देश बदला पढ़ाई बदलो, फ्रॉम क्योज टू क्लैरिटी। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा और आज हम सेशन 2 के अंतर्गत ही संविधान के निर्माण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम जो देख चुके हैं उसके अंतर्गत हमने देखा था सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद क्रिप्स मिशन और उसके बाद कैबिनेट मिशन। इसके अलावा भी हमने संविधान सभा के बारे में भी कुछ चर्चा की थी और उस चर्चा को अब हम और भी आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और संविधान सभा का गठन और संविधान सभा ने आखिरकार कौन कौन सी समितियों के माध्यम से कार्य किया था। आज हम इसको भी विस्तृत रूप से आप सबके साथ में इसको डिस्कस करेंगे। तो सेशन 2 के अंतर्गत देख लेते हैं संविधान के निर्माण को, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आगे हम देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अंतर्गत हुआ था। और भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वह कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अंतर्गत गठित संविधान सभा के द्वारा ही किया गया है। भारत के संविधान के निर्माण के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा या संविधान निर्मात्री सभा कहा गया। क्या कहा गया? संविधान सभा, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसके पास में अपने आप में बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और उसे भारत का संविधान बनाना था। ऐसे भारत का संविधान बनाना था जहाँ की कई सारी विविधताएं थी, कई सारे टकराव थे, सांप्रदायिकता जैसी घटनाएं थी। ऐसे में उसे संविधान सभा को भारत के लिए संविधान बनाना था। तो भारत के संविधान के निर्माण के लिए जो प्रतिनिधि थे वह चुने भी गए थे। इसके अलावा मनोनयन भी हुआ था, नॉमिनेट भी किए गए थे। तो इस तरीके से देखें तो संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार संविधान सभा का आखिरकार गठन किया गया। तो भारत की संविधान सभा को भारत के संविधान के निर्माण के लिए चुना गया था 1947 में। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के बाद इसके सदस्यों ने भारत की अंतरिम संसद या प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में भी काम किया था, देश की पहली संसद के रूप में कार्य किया था। जबकि पाकिस्तान डोमिनियन के लिए पाकिस्तान की संविधान सभा का अलग से गठन कर दिया गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा आगे जाकर वह भारत की संसद के रूप में भी कार्य करेगी। हालांकि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य यही था कि भारत के लिए संविधान का स्थापना की जाए, भारत के लिए संविधान की फॉर्मेशन की जाए, एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। तो संविधान सभा का विचार मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि संविधान सभा का विचार दिसंबर 1934 में जो रेडिकल डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे एम.एन. रॉय, अर्थात क्रांतिक लोकतंत्र को समर्थन करते थे एम.एन. रॉय, उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अपने आप में बहुत बड़े नेता थे और रेडिकल डेमोक्रेसी के वह प्रतिपादक थे। यह मांग 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक आधिकारिक मांग बन गई अपने आप में। यही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अप्रैल 1936 में लखनऊ अधिवेशन में भी हम देखते हैं, लखनऊ में भी ऐसे में अपने आप में मांग रखी थी। सी राजगोपालाचारी ने नवंबर 1939 को वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा के गठन की मांग की और अगस्त 1940 में हम देखते हैं अगस्त प्रस्ताव आता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि अगस्त प्रस्ताव भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए ऑफर किया गया था। और इस समय पर हम देखते हैं कि लॉर्ड लिलिथगो ने इसे ऑफर किया था अगस्त प्रस्ताव को, और उसमें मांग मान ली गई थी कि आपके लिए द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करने के बाद क्या होगा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, गठन कर दिया जाएगा।
तो संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, ये अपने आप में बात आई थी। तो अगस्त 1940 में अंग्रेजों ने क्या की, ये मांग भी स्वीकार कर ली। और इस तरीके से देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव के बाद ही ये औपचारिक रूप से स्वीकरण इसका बढ़ गया था संविधान सभा को, लेकिन गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत किया गया था। इस प्रकार अपने आप में संविधान सभा का गठन होना कैबिनेट प्रस्ताव के बाद, कैबिनेट मिशन के बाद अपने आप में बड़ी बात थी। और इसको अपने आप में कई सारे कार्य महत्वपूर्ण करने थे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा चुना गया था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो थी वह कितनी थी, वह संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी वो 389 थी, 389 थी। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कितने थे, 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे। और इसके लिए जो चुनाव हुए थे वो अगस्त 1940 तक पूरे हो गए थे। कांग्रेस ने इसमें जो सीटें जीती थी वो 208 सीटें जीती थी। 208 सीटें किसने जीती थी, कांग्रेस ने। 208 सीटें जीती कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग ने जो सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और कुछ मनोनयन भी यहाँ पर किया गया था। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि चुने गए, लेकिन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ सहयोग करने से मना कर दिया और राजनीतिक स्थिति जो थी वह काफ़ी तनावपूर्ण हो गई। आप सभी को पता है कि हिंदू मुस्लिम दंगे भी शुरू हुए थे और मुस्लिम लीग ने भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग भी की। 3 जून 1947 को हम देखते हैं कि भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कहने का अर्थ क्या है मेरा, देखिए सी राजगोपालाचारी भी गवर्नर जनरल बने थे, लेकिन वो भारत के थे, भारतीय गवर्नर जनरल थे, पहले भी थे और अंतिम भी थे। कभी गवर्नर जनरल के पद पर भारतीय नहीं होते थे, तो सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। लेकिन उससे पहले जो ब्रिटेन की तरफ से हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे या वायसराय बनाए गए थे, वो किसको बनाया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन को। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आगे जाकर क्या होता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है और भारत पाकिस्तान दो अलग अलग डोमिनियन स्टेटस उनको मिल जाता है, डोमिनियन राज्य बन जाते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या है, डोमिनियन का अर्थ होता है कि आंतरिक रूप से तो क्या है, आंतरिक रूप से कोई देश सर्वोच्च होगा, आंतरिक रूप से क्या होगा, वह नियम कानून बनाएगा, लेकिन बाहरी रूप से क्या होगा, कंट्रोल रहेगा। एक्सटर्नल कंट्रोल किसका रहेगा, एक्सटर्नली जो फॉरेन रिलेशंस होंगे, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेंगे। इस तरीके से भारत को डोमिनियन स्टेटस 1947 में दे दिया गया। अब आप सोच रहे होगे कि डोमिनियन स्टेटस क्यों दिया गया, पूर्ण स्वतंत्र क्यों नहीं बना दिया गया। देखिए भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ही की थी, लेकिन आपको बता था कि भारत का जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक आखिरकार कैसे वो अपनी व्यवस्था चलाएगा बिना संविधान के। तो संविधान का जब तक गठन नहीं हो जाता, संविधान की जब तक स्थापना नहीं हो जाती, तब तक इनको अपनी व्यवस्था जो चलानी थी वो डोमिनियन स्टेटस के तहत चलानी थी, अंग्रेजों की व्यवस्था के अनुसार चलानी थी। भारत जो सरकार अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसके अनुसार चलानी थी। इसलिए डोमिनियन स्टेटस इनका माना गया कि भाई इनको डोमिनियन स्टेटस मिल गया, भारत को पूर्ण आज़ादी नहीं मिली है। 15 अगस्त 1947 को हम कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकली अगर देखें तो हमको क्या मिला था, डोमिनियन स्टेटस मिला था। दैट मीन्स हम आंतरिक रूप से तो हमको आज़ादी मिल गई, लेकिन बाहरी रूप से कई सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट थे वो हम ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटेन के हम साथ साझा कर रहे थे, एक तरीके से उनसे बातचीत करके चीज़ों को चला रहे थे। और अल्टीमेटली कंट्रोल ब्रिटिश सरकार का ही था, क्राउन का ही कंट्रोल था। और ये कंट्रोल कब तक बना रहा, जब तक 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में नहीं आ जाता है, तब तक ऐसी स्थितियाँ बनी रहीं। आगे आप जाके देखेंगे पाकिस्तान ने तो अपना संविधान बनाने में और भी काफ़ी देरी कर दी, जिसकी वजह से वह डोमिनियन काफ़ी लंबे समय तक 1956 तक लोगों बना रहा। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था और घोषित किया गया था कि भारत जून 1948 में स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आज़ादी मिल गई। 14 अगस्त 1947 को संप्रभु निकाय के रूप में पाकिस्तान को और भारत में ब्रिटिश संसद के अधिकार के उत्तराधिकारी के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहने का अर्थ यही है कि दो उपनिवेश अलग हो चुके थे और अब ऐसे में क्या था, ऐसे में भारत को अपने लिए संविधान बनाना था और भारतीय संविधान बनाने की जिम्मेदारी संविधान सभा को ही दी गई थी। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या हुआ
जो संविधान बना, संविधान जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए तो ऐसे में संविधान सभा की सदस्यता 299 थी और इसकी बैठक 31 दिसंबर 1947 को पुनर्गठन के बाद संविधान सभा की जो सदस्यता थी वो 299 थी और इसकी जो पुनर्गठन के बाद बैठक हुई थी वो 31 दिसंबर 1947 को हुई थी। और संविधान का प्रारूप मैं आपको बताना चाहूँगा। संविधान का प्रारूप विभिन्न जाति, क्षेत्र, धर्म, लिंग आदि के विभिन्न प्रतिनिधियों से मिलकर 299 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। और इसमें समय कितना लगा संविधान निर्माण में? जो समय लगा हमारा संविधान निर्माण में 2 वर्ष, कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष 11 महीने लगे और 18 दिन। आप याद रखने के लिए कुछ ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई 3 साल में 12 दिन कम, तो हो सकता है आपको 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भूल जाओ, लेकिन 3 साल में आप 12 दिन कम थे। इसके माध्यम से आप निकाल लोगे आंसर, है कि नहीं? तो संविधान निर्माण को लगा काफ़ी लंबा समय और इस क्रम में हमने क्या किया? संविधान का निर्माण करते समय एक तो हमने क्या किया, अपने भारतीय संविधान को बनाने के क्रम में सबसे पहले हमने क्या किया? कल्चर को ध्यान में रखा, अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को ध्यान में रखा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी मूल्य क्या है, हमारी पुरातन क्या क्या परंपराएं रही हैं, उन सब की हमने चीज़ों को देखा। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संस्कृति, मूल्य, ये सारी चीज़ें रही। और इसके अलावा संविधान को निर्माण करते समय हमने संस्कृति, मूल्य, यही चीज़ें ध्यान नहीं रखी, बल्कि हमें और भी कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी थी। आपको पता है कि अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे हम तो सब, और अंग्रेज़ों का शासन था। तो ऐसे में हमारे ऊपर क्या हुए थे? काफ़ी ज़्यादा शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न। शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न लगातार हमारे ऊपर हो रहा था। तो ऐसे में आखिरकार हम क्या करें? हमें ये सारे शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न को समाप्त करना था। इसलिए हमने अपने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसी संकल्पना रखी है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसी संकल्पना हमारे संविधान में रखी गई है। जब हम इसको डिटेल में देखेंगे, प्रस्तावना के अंतर्गत प्रस्तावना देखेंगे, तब हम इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है? तो स्वतंत्रता, न्याय इत्यादि की बात की गई थी, जिससे शोषणकारी प्रवृत्तियां समाप्त हो सकें। और संविधान का निर्माण करते समय हमने ये भी देखा था कि आखिरकार हमको भविष्य का भारत कैसा बनाना है, भविष्य में हमें क्या तरक्की अर्जित करनी है। तो भविष्य के भारत का भी एक अपने आप में हमारे सामने सपना था, भविष्य का सपना था अपने आप में। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना था। तो ऐसे में जिम्मेदारी दी गई थी संविधान निर्माण की अपने आप में किसको? B.R. अम्बेडकर को। एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान सभा ने क्या किया? एक प्रारूप समिति का गठन किया। और ये जो प्रारूप समिति जब गठन की गई तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मैंने अभी आपको बताया, अम्बेडकर जी भी अध्यक्ष थे। B.R. अम्बेडकर जी भी इसके क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब इसके अलावा कई सारे इसमें सदस्य भी थे। इसमें बहुत सारे सदस्य थे, कई सारे इसके सदस्य भी थे। तो ऐसे में हम देखते हैं कि अम्बेडकर जी ने इसमें प्रमुख भूमिका रखी। इन्होंने क्या प्रमुख भूमिका निभाई? प्रारूप समिति के माध्यम से क्या किया गया? संविधान को बनाया गया। तो संविधान को बनाया गया, ये अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य था। और इसमें भीमराव अम्बेडकर की नो डाउट महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन समिति के और भी सदस्य रखे गए, क्योंकि अकेले अम्बेडकर जी क्या क्या करेंगे? काम का बोझ तो ज़्यादा है, उनके निर्देशन में ही सब कुछ काम हो रहा था, इसलिए कई सारे सदस्य भी इसके बने। इसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है एन गोपालास्वामी अयंगर। एन गोपालास्वामी अयंगर एक सदस्य तो ये थे। और दूसरे जो सदस्य थे वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर।
और इसके अलावा मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला अगर याद हो जाए तो ठीक है, कभी कभी प्रीलिम्स के लेवल पर हो सकता है पूछ लिया जाए कहीं। के एम मुंशी भी इसके सदस्य थे, के एम मुंशी। देखिए जब याद करने का प्रयास करेंगे ना तो याद करने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन 2-4 बार जब आप पढ़ लेंगे, बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो के एम मुंशी थे, इसके अलावा बी एल मित्र, बी एल मित्र, और इसके अलावा डीपी खेता, डीपी। अब ये सब सदस्य थे प्रारूप समिति। थोड़े समय बाद क्या होता है कि बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवन राव बन गए इसके सदस्य। तो हम देखते हैं कि बी एल मित्र की जगह क्या हुआ, कौन आ गए, बी एल मित्र की जगह आ जाते हैं एन माधवन राव। और इसके अलावा 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है। ये जो डीपी खेतान जी थे इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका स्थान किसने ले लिया, टी टी कृष्णमचारी, कृष्णमचारी। बी एल मित्र की जगह कौन बना सदस्य, मैंने आपको बताया एन माधवन राव, एन माधवन राव। सभी सदस्य याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत। तो इस प्रकार से प्रारूप समिति का गठन हो गया। लेकिन क्या प्रारूप समिति अकेला सारा काम कर लेगी? देखिए प्रारूप समिति अकेला काम नहीं कर सकती, बल्कि और भी कई सारी समितियों को कार्य करना था। जैसे मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से बता देता हूँ कि आखिरकार कौन कौन सी समितियाँ थीं। देख लेते हैं एक लिस्ट पूरी। तो जो प्रारूप समिति थी उसके अलावा भी और भी कुछ समितियाँ थीं, और ये समितियाँ अपने आप में, सबसे पहले अगर देखें तो संचालन समिति, कौन सी समिति, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर के एम मुंशी। इसके अलावा विधि प्रक्रिया समिति थी एक, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके अलावा राज्यों के साथ समझौता की वार्ता समिति, राज्यों के साथ समझौता वार्ता के लिए भी एक समिति का गठन किया गया था, और ये जिम्मेदारी दी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके अलावा संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज पर एक तदर्थ समिति आई थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि आपको कुछ कुछ किताबों में जेवी कृपलानी का भी नाम मिल जाएगा, लेकिन सर्वमान्य रूप से ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे जिनको झंडा समिति या फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, इसके अलावा संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति, कौन सी समिति, संघीय शक्ति समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान सभा की कई सारी समितियां थीं जिसके माध्यम से संविधान सभा काम कर रही थी। और आपको पता है कि कोई भी बड़ा कार्य एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, और इसके लिए कई सारे सदस्यों में क्या होता है, कार्य बांट दिया जाता है, और वो सब क्या है, विशेषज्ञ हैं अपने क्षेत्र में, और उन्होंने कई सारे संविधान का अध्ययन किया, कई सारे कानूनों का अध्ययन किया। अपने आप में कानूनविद थे ज़्यादातर जिन्होंने संविधान बनाया था, लेकिन इसके लिए केवल भारत के कुछ कानून से ही मदद नहीं ली गई, लेकिन बल्कि हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है संविधान पर, उसकी अमिट छाप दिखाई देती है। लेकिन साथ ही साथ कई देशों के संविधान से भी कई सारी मूलभूत विशेषताएं ली गई थी। तो इनको भी देख लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से देशों से हमने क्या क्या लिया था। सबसे पहले हम अगर देखें, कई बार क्या किया जाता है, भारतीय संविधान को कह दिया जाता है उधार का थैला। क्या कह दिया जाता है, भारतीय संविधान उधार का थैला है। हालांकि आपको जब मेंस में उत्तर लिखेंगे तो आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे कि उधार का थैला नहीं है, बल्कि हमने क्या किया है, विशिष्ट चीज़ों को, जो अलग अलग देशों के संविधान में अच्छी अच्छी चीज़ें थी, हमने अपनी संस्कृति और मूल्यों के अनुसार उसको अपनी व्यवस्था के अनुसार क्या किया, अपना लिया। और इस तरीके से देखते हैं कि उधार का थैला कहना सही नहीं है। भारत ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपने लैंग्वेज के अनुसार चीज़ें ली हैं। भारत ने ऐसा नहीं है कि भाई कट कॉपी पेस्ट कर दिया हो। ये उधार का थैला हम इसलिए क्रिटिसिज्म करेंगे इसकी, लेकिन कह दिया जाता है कि उधार का थैला है। क्यों उधार का थैला है, तो उसका उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। लास्ट में कंक्लूड करेंगे तो हम कहेंगे कि हालांकि
विभिन्न देशों से हमने कई प्रावधानों को, मूलभूत रूप से प्रावधानों को स्वीकार किया है, अपने संविधान में डाला है, लेकिन हम इसे उधार का थैला नहीं कहेंगे, बल्कि ये हमारे भारतीय संविधान विशेषज्ञों की एक अपने आप में बड़ी भारी मेहनत का परिणाम था। उन्होंने कई देशों के संविधानों का, कानूनों का अध्ययन किया और उसके बाद भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार, मूल्यों के अनुसार, संस्कृति के अनुसार उन प्रावधानों को संविधान में संजोया, समन्वित किया और विभिन्न वर्गों के बीच में सामंजस्य बनाने का एक कार्य किया। एक अपने आप में भारत को एक देश के रूप में एक जो महत्वपूर्ण पहचान मिलती है, उसमें उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर कौन कौन से देशों के संविधान से हमने कौन कौन से तत्व लिए हैं, इसको भी जानना जरूरी है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से देशों से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कानून का शासन। कानून का शासन कहाँ से लिया है? रूल ऑफ लॉ, तो हम क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ, या विधि का शासन कहें, कानून का शासन कहें, एक ही बात है। तो विधि का शासन या कानून का शासन हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा जो संसदीय व्यवस्था दिखाई देती है भारत में, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो भारत ने कहाँ से अपनाई है? ब्रिटेन से। इसके अलावा एकल नागरिकता, हमारे यहाँ पर क्या है? एकल नागरिकता है। हमारे यहाँ पर अमेरिका की तरह दो तरह की नागरिकता नहीं ली गई है। दैट मीन्स राज्य की अलग नागरिकता और केंद्र सरकार के लेवल पर केंद्र की अलग नागरिकता, ऐसा हमने प्रावधान अमेरिका की तरह एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि भारत ने क्या किया है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात आप मान लीजिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल के आप क्या हैं? नागरिक हैं। नागरिक नहीं कहेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल के आप निवासी हैं। नागरिक किसके हैं? भारत के नागरिक हैं। या हम कहें मध्य प्रदेश के आप क्या है? निवासी हैं। लेकिन नागरिक कहाँ के हैं? नागरिक भारत के हैं। राज्य का नागरिक एक तरीके से वो क्या है? भारत का नागरिक ही है। तो राज्य की नागरिकता अलग से नहीं मिलती है, बल्कि भारत की नागरिकता के साथ वो है ओवरलैप हो जाती है, उसमें मिल जाती है। राज्यों की अलग पहचान नहीं है, बल्कि भारत की पहचान के साथ उनकी पहचान जुड़ी हुई है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है उस राज्य के साथ नहीं जुड़नी चाहिए, बल्कि किसके साथ जुड़नी चाहिए? वह देश के साथ, हमारे भारत देश के साथ जुड़नी चाहिए। क्योंकि हमने अथक प्रयासों से इस देश को गठित किया है, इस देश को बनाया है, तो आखिरकार एक प्रेम भाव भी होना चाहिए। और हमने उसी आत्मीयता से एकल नागरिकता की संकल्पना को अपनाया है और हमने ये कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा ब्रिटेन से ही हमने विधि निर्माण की प्रक्रिया, दैट मीन्स कानून कैसे बनाया जाएगा, एक सदन में प्रस्ताव आएगा, फिर दूसरे में जाएगा और फिर अल्टीमेटली साइन होंगे राष्ट्रपति के, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से स्वीकार की हैं? ब्रिटेन से सीखी हैं। हालांकि ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में राजा का एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। दैट मीन्स राजा क्या करता है? हस्ताक्षर करता है। लेकिन भारत में कौन हस्ताक्षर करता है विधेयक पर? राष्ट्रपति करता है। तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा द्विसदनी विधायिका, अर्थात दो सदन होते हैं। विधायिका में कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है हमारे में। तो जो द्विसदनी व्यवस्था हमने स्वीकार की है वो कहाँ से स्वीकार की है? ब्रिटेन से ही स्वीकार की है। और इसके अलावा मंत्रियों के उत्तरदायित्व सहित संसदीय व्यवस्था, दैट मीन्स हम भारत के संविधान में क्या देखते हैं? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दैट मीन्स क्या है? मंत्रियों का उत्तरदायित्व किसके प्रति है? जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो संसद के प्रति दिखाई देता है। अर्थात और अगर फोकस करके कहें तो लोकसभा के प्रति दिखाई देता है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से ही सीखा है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ब्रिटेन से हमने कानून का शासन लिया, इसके अलावा संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया, इसके अलावा तीसरा एकल नागरिकता को स्वीकार किया, चौथा हमने विधि निर्माण की प्रक्रिया को भी वहाँ से सीखा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो द्विसदनी विधायिका भी हम देख सकते हैं। तो द्विसदनी विधायिका भी हम देख सकते हैं। द्विसदनी विधायिका कहाँ से आई है? द्विसदनी विधायिका हम देखते हैं कि द्विसदनी विधायिका भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से हमने सीखी है। ब्रिटेन से हमने क्या किया है? उसको स्वीकार किया है। तो इस तरीके से मूलभूत रूप से हमने तत्वों को देख लिया कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से तत्व लिए गए। पहले हमने देखा ब्रिटेन से कौन से तत्व लिए गए हैं। तो हमने क्या देखा? पहले ब्रिटेन से कौन से तत्व लिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। अमेरिका भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण देश है, उससे भी हमने कई चीज़ें ली हैं। तो अमेरिका से अगर हम बात करें तो न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? आप सभी जानते होंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन से आशय सीधा सीधा यही होता है
कि जो जुडिशरी होगी वो संसद के कानून का क्या कर सकती है, मूल्यांकन कर सकती है। जुडिशरी क्या करेगी, संसद के कानून का मूल्यांकन कर सकती है। जुडिशरी क्या करेगी, संसद के कानून का मूल्यांकन कर सकती है। ये हम कहाँ से सीखे हैं, ये हमने लिया है अमेरिका से। ये कहाँ से लिया है, हमने अमेरिका से लिया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात न्यायपालिका द्वारा विधायिका अर्थात संसद के कानून का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। ये कहाँ से लिया है, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की भी प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। इसके अलावा राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, आर्टिकल 64 में हमने लिखा हुआ है अपने संविधान में, वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ग्रहण किया है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसके अलावा कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति होता है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। तो कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं भारत में, राष्ट्रपति होते हैं। लिखा हुआ है आर्टिकल 53 में भारत के संविधान में, क्या लिखा हुआ है, संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगी। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 53 में। तो कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ये चीज़ स्वीकार करी है। इसके अलावा मौलिक अधिकार भी हमने कहाँ से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। जो बिल ऑफ राइट्स आए थे संयुक्त राज्य अमेरिका में, उनसे हमने क्या किया है, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा ग्रहण की है। इसके अलावा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति कार्य करते हैं, आर्टिकल 53 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। संघ के सर्वोच्च समादेश अर्थात संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा, आर्टिकल 53 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है, ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं, आयरलैंड से। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन होता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन होता है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। तो आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए हैं। और इसके अलावा हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अलावा राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनयन किया जाता है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। चिंता करने की बात नहीं है। अभी हम आपको जब संसद डिस्कस करेंगे तो हम ऑलरेडी सारी चीज़ों को डिटेल में समझाएंगे, इसलिए आपको ये सोचने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने बता दिया 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये नॉमिनेशन क्या होता है, राष्ट्रपति कैसे मनोनीत करते हैं, ये हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन संक्षेप में हमें आपको बता देते हैं, मनोनयन से आशा यही होता है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, मेरे तो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा ऐसे क्षेत्रों से क्या करता है राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, मनोनीत कर देते हैं। विशेषज्ञों को राज्यसभा में मनोनीत कर देते हैं। दैट मीन्स उनको इलेक्शन की जरूरत नहीं होती है। हो सकता है वह इलेक्शन हार जाए, तो इलेक्शन के माध्यम से नहीं बल्कि मनोनयन के माध्यम से उनको लेकर आते हैं, जिससे राज्यसभा में कुछ विशेषज्ञता का समावेशन हो सके। तो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन होता है वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। और इसके अलावा राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है वो हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होती है, वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने ली है आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली है, हमने आयरलैंड से ली है। और इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कनाडा से भी हमने कई सारी चीज़ें ली हैं। संघ तथा राज्य के मध्य जो शक्तियों का वितरण किया गया है और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई है, दैट मीन्स संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियों में क्या किया गया है, कार्य का विभाजन किया गया है। आखिरकार सोचिए, भारत में क्या है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, दोनों के बीच में शक्तियों का अगर विभाजन किया जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है इन शक्तियों का विभाजन तार्किक रूप से होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। इसलिए संविधान में ही लिख दिया गया है। संविधान में एक सूची है, संघ सूची। आखिरकार संघ सरकार को, केंद्र सरकार को कौन कौन से कार्य करने होंगे वो निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरा जो निर्धारित किया गया, राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है, राज्य कौन कौन से कार्य संपादित करेगा, राज्य
कि जो विधायिका है वो राज्य विधानमंडल है वो कौन कौन से क्षेत्र में कानून बना सकता है, ये स्पष्ट किया गया है। तो संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, इसके अलावा कॉनकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची, इसमें क्या किया गया है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर दोनों ही क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, दोनों में लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होता है तो केंद्र सरकार अर्थात संसद द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वमान्य माना जाएगा। तो हमने क्या किया है, संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण तथा विशेष शक्तियों को केंद्र को दिया है, ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। इसके अलावा सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। दैट मीन्स संघ क्या है, मजबूत है, राज्य क्या है, उतने मजबूत नहीं है, जिससे कि क्या है, भारत में राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके। मान लीजिए किसी भारत पर किसी ने अचानक से अटैक कर दिया, तो भारत अगर केंद्र मजबूत होगा तो सारी चीज़ों को टैकल कर लेगा, और राज्य अगर मजबूत कर दिए तो पहले क्या करेगा, केंद्र पहले परमिशन लेगा, पूछेगा भाई अटैक करें, युद्ध लड़ें या नहीं लड़ें, तब तो ऐसी विकट स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए एक सशक्त केंद्र वाली जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है वो कनाडा से हमने ली है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भी हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ही ली है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, हमने ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं वो कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। लेकिन अब अगर देखें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने व्यापार, वाणिज्य और समागम, ट्रेड, कॉमर्स इत्यादि की जो स्वतंत्रता मिली हुई है वो हमने भारत के संविधान में दे रखी है, और ये हमने कहाँ से स्वीकार किया है, ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा जो समवर्ती सूची है, जो समवर्ती सूची अर्थात कॉन्करेंट लिस्ट है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा पार्लियामेंट के कुछ प्रिविलेजेज होते हैं, इसके अलावा संसद जो होते हैं, संसद सदस्य जो होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं उनको भी क्या किए गए, कुछ प्रिविलेजेज दिए गए, उन्हें वो क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और उन पर किसी न्यायालय में केस नहीं चलाया जाएगा, ये भी कहा गया है। तो इसलिए कुछ विशेषाधिकार जो मिले हुए हैं वो संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से दिखाई देते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। और इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान और मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव होगा, दैट मीन्स जो नेशनल इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है और आपातकालीन परिस्थिति में आखिरकार किस तरीके से एक्ट किया जाएगा, ये जर्मनी से हमने स्वीकार किया है। इसके अलावा संविधान में जो संशोधन की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो इस तरीके से हमने दक्षिण अफ्रीका से भी दो महत्वपूर्ण चीज़ें ली हैं, दैट मीन्स संविधान में संशोधन कैसे होगा, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये भी क्या है, ये भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में, इसलिए हमने दक्षिण अफ्रीका से ही इस चीज़ को लिया है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के जो संकल्पना दिखाई देती है प्रस्तावना में, ये जो प्रावधान किए गए हैं वो कहाँ से दिखाई देते हैं, वो फ्रांस से दिखाई देते हैं। इसके अलावा न्याय संबंधी आदर्शों को प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है, और ये कहाँ से हमने लिया है, रूस से लिया है। तो रूस से हमने न्याय संबंधी आदर्शों को प्रस्तावना में शामिल किया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो गणराज्य व्यवस्था है वो फ्रांस से लिया है। रिपब्लिक, इंडिया क्या है, रिपब्लिक है, दैट मीन्स हेड ऑफ द स्टेट क्या होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। दैट मीन्स जो राज्य का प्रमुख है, भारत का जो प्रमुख है, राष्ट्रपति है, उसका चुनाव क्या होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। तो जिस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्र प्रमुख होता है, अगर वह चुना जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिपब्लिक। तो मौलिक कर्तव्य की भी व्यवस्था दिखाई देती है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए हैं। इसके अलावा गणराज्य व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, फ्रांस से ली है। गणराज्य व्यवस्था कहाँ से ली है, फ्रांस से ली है। और मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं। और न्याय संबंधी आदर्श जो प्रस्तावना में लिखे गए हैं वो कहाँ से लिए, हमने रूस से लिए हैं। तो इस तरीके से हमने कई सारे प्रावधान देख लिए कि कौन कौन से देश से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। इसको हमने डिटेल में आपको यहाँ पर बता दिया है, समझा दिया है। होपफुली आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो संविधान के प्रावधान और स्रोत हमने देख लिए। कौन कौन से देखे, अगर रिकॉल करना चाहें तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोक के या फिर कंटिन्यूसली आप क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। आप रिकॉल कर सकते हैं कि कानून का शासन हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था है, दैट मीन्स बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है, वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है या मंत्रियों का जो उत्तरदायित्व रहता है संसद के प्रति, वो हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है। यही नहीं, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से भी कई सारी चीज़ें ली हैं, रिकॉल आप कर सकते हैं।
हमने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी हैं, आप आराम से इसको रिकॉल कर लीजिएगा, 2-4 बार चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार जो कई सारे स्रोत लिए हमने, कई देशों से स्रोत स्वीकार किए हैं, अब आखिरकार संविधान सभा की प्रकृति क्या थी, संविधान सभा की प्रकृति क्या थी, आखिरकार नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, उसको भी हम क्या करते हैं देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिरकार नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था यहाँ पर। तो संविधान सभा की प्रक्रिया तो अपने आप में बहुत बड़ी थी, कई सारी प्रक्रियाएं अपनाई थी, लेकिन संविधान सभा की प्रकृति के ऊपर अगर देखें तो संप्रभुता का प्रश्न अपने आप में यहाँ पर महत्वपूर्ण दिखाई देता है। क्या संविधान सभा संप्रभु थी? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो इस बात को विंस्टन चर्चिल ने चुनौती दे दी थी। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की वैधता को चुनौती दे दी। संविधान सभा के ही एक सदस्य थे M.R. जयकर, क्या नाम था? M.R. जयकर। उन्होंने कहा संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है, संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वह सारे निर्णय बाहरी तौर पर एक तरीके से कहीं ना कहीं बाहरी तौर पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। इसलिए संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है, ऐसा M.R. जयकर ने कहा। इसके अलावा इसके प्रत्युत्तर में जवाहरलाल नेहरू ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और शक्ति के मिलते ही हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, संविधान सभा इन जिम्मेदारियों को निभाएगी। संविधान सभा एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था है, वह देश के स्वतंत्र नागरिकों का स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन करती है। इस विचार के अनुसार ही संविधान सभा ने अपनी संप्रभुता को स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटिश सरकार या किसी अन्य के आदेश से सभा का विघटन नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स अगर ब्रिटिश सरकार भी चाहे तो हम संविधान सभा का विघटन नहीं करेंगे। संविधान सभा को तभी भंग किया जाएगा जब यह सभा स्वयं 2/3 लोगों से इस संबंध में प्रस्ताव पारित करे। तो इस संविधान सभा को भंग कब किया जाएगा? जब 2/3 जो सदस्य हैं संविधान सभा के वह भंग करने का प्रस्ताव पारित करें। ये ब्रिटिश सरकार इसे भंग नहीं कर सकती। यही नहीं, संविधान सभा ने सभा के संचालन का पूर्ण प्राधिकार अपने निर्वाचित प्रतिनिधि दैट मीन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे अर्थात सभापति को दिया। तो सभा के संचालन का दायित्व जो था वो अंग्रेजों को नहीं था, वायसराय को नहीं था, या फिर और किसी व्यक्ति को नहीं था, बल्कि हमने क्या किया, एक सभापति को चुना, हमने क्या किया, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जिन्होंने अध्यक्षता की। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया था, एक निर्वाचित किया गया था प्रतिनिधि के रूप में। अर्थात वह क्या करेंगे, उनके मार्गदर्शन में संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो पहली बात जो उठी थी संविधान सभा में, संविधान सभा के ऊपर जो बात उठी थी कि संविधान सभा है वो संप्रभुत्व नहीं है, अर्थात प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं है। तो उसका जवाब अपने आप ही जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया। और वैसे भी हम देखें तो इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता। ये अपने संविधान का गठन के जो करेगी, संविधान का निर्माण करेगी, स्वयं ही करेगी। इस पर कोई ब्रिटिश सरकार का दबाव नहीं होगा और ना ही ब्रिटिश सरकार के दबाव में करेगी कार्य। ब्रिटिश सरकार कहे कि नहीं, ये प्रावधान सही नहीं लग रहा है, संविधान से हटा दो और ये वाला डाल दो, ऐसे संविधान सभा काम नहीं करेगी। इसलिए संविधान सभा स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रही थी और हमारे भारतीयों के द्वारा ही, भारतीयों की ही इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करने वाली अपने आप में संस्था थी। इसलिए संप्रभुताओं के प्रश्न को इस तरीके से जवाब दिया जा सकता है। कई बार हो सकता है मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब संविधान सभा के ऊपर दूसरा क्वेश्चन मार्क उठा। क्या दूसरा क्वेश्चन मार्क उठा? दूसरा क्वेश्चन मार्क यही उठा कि संविधान सभा जो है, संविधान सभा अपने आप में एक प्रातिनिधिक संस्था नहीं है। ये प्रश्न उठा कि संविधान सभा क्या है? संविधान सभा प्रातिनिधिक संस्था नहीं है। तो इस प्रश्न को भी क्या किया गया, शांत करने का प्रयास किया गया कि आखिरकार हम कैसे मान लें कि संविधान सभा प्रातिनिधिक संस्था नहीं है। हमारे भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, हमारे भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए ही तो ये अस्तित्व में आई है। तो आखिरकार हम इसे क्यों न माने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके अलावा प्रतिनिधित्व वाली संस्था क्यों न माने? तो हमारे भारतीयों को ये रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इसे क्या कहा गया, इसे प्रातिनिधिक संस्था कहा गया। जो आरोप लगाए गए थे
वो आरोपों को एक तरीके से निराधार घोषित कर दिया। कहा गया कि भाई ये जो है हमारी जो संविधान सभा है वो क्या है, प्रातिनिधिक संस्था है। हमारी संविधान सभा है क्या है, प्रातिनिधिक संस्था है। तो आलोचना हुई कि इसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। वर्तमान में चुनाव होता है, वयस्क लोग क्या कर सकते हैं, चुनाव में वोट डाल सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो संविधान सभा की आलोचना इस आधार पर भी की गई थी कि इसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, फिर वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव बेशक न हो, लेकिन ये संविधान सभा विभिन्न वर्गों को रिप्रेजेंट कर रही है। विभिन्न वर्गों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग इसमें शामिल थे और कांग्रेस के प्रतिनिधियों की इसमें बहुलता थी और कांग्रेस का जनाधार अपने आप में काफ़ी व्यापक था। इसके अलावा ये भी कह दिया गया था कि ये वकीलों एवं कानूनों के विद्वानों का ही बोलबाला है इसमें, और इसमें और कोई सामान्य व्यक्ति तो शामिल नहीं है, यह सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यह भी आलोचना की गई। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे इस प्रकार की आलोचनाओं का तर्काधार बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है, इसका लॉजिक बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं दिखाई देता है। संविधान सभा में सभी वर्गों, सभी दलों और सभी प्रकार के प्रतिनिधियों की भागीदारी थी। ऐसे में हम ये कहें कि भाई प्रतिनिधिक संस्था नहीं थी, ये तो अपने आप में ये इसके साथ अन्याय होगा। इससे संविधान सभा के प्रतिनिधित्व पर प्रश्न चिन्ह हम नहीं उठा सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ इसके ऊपर आरोप लगते हैं तो वो भी हमने देख लिया। लेकिन इसके अलावा हम कुछ मिसलेनियस चीज़ों को भी देख लेते हैं कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 8 थे। मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन की करके, वीडियो को पीछे देखेंगे करके तो आपको पता चल जाएगा, मैंने कैलकुलेशन करके बताई है। तो संविधान सभा में क्या थी, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में, महिलाएं थी 8। और मैंने आपको हालांकि बता दिया था, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता देता हूँ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि BN राव को संविधान सभा का संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे, अर्थात सबसे पहले एक तरीके से उनकी भूमिका रही है। डॉक्टर राधाकृष्णन संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे, बोलने वाले थे। संविधान सभा के सदस्यों को लेकर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन बने, जवाहरलाल नेहरू बने, और वायसराय के अंडर में ही रह के ये कार्य करते थे। तो वायसराय के अंडर में ही रह के कार्य करते थे, ये स्वतंत्र रूप से भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, बल्कि क्या थे, बल्कि ये अंतरिम सरकार के, इंटरिम गवर्नमेंट के क्या थे, अध्यक्ष बने थे। और आपको पता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, भारत आज़ाद हो जाता है। इसके अलावा 3 जून योजना जो थी, 3 जून 1947 की जो योजना थी, उसके अधीन पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कर दिया गया। और पुनर्गठित भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 299, जिसमें 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को उपस्थित थे। 26 नवंबर 1949 को, दैट मीन्स मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हमारा संविधान अपनाया गया था। और उस दिन क्या डेट थी, 26 नवंबर 1949। उस पर साइन कितने सदस्यों ने किए हैं, 284 सदस्यों ने साइन किए हैं कि हम सहमत हैं इस संविधान के साथ, हम क्या हैं, सहमत हैं, हम सभी इस पर साइन करते हैं। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इसमें सर्वसहमति से निर्णय लिए जाते थे। कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो ऐसे में वो क्या करेगा, आगे विद्वेष निकाल सकता है। ऐसी चीज़ें नहीं थी, बल्कि क्या थी, एक सर्वसहमति से निर्णय लेने का प्रयास किया जाता था। इसलिए संविधान सभा अपने आप में एक बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में इसको माना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया था, पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, और इसे प्रस्तुत किया गया था। और हम आगे जाकर देखते हैं कि इसको स्वीकार भी कर लिया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन के कुछ समय पश्चात ही क्या होता है, BL मित्र की के स्थान पर N माधवराव को, और इसके अलावा DP खेतान की मृत्यु हो जाने पर 1948 में उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद TT कृष्णमाचारी को इस समिति
में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा संविधान सभा की अंतिम बैठक की अगर हम चर्चा करें कि भाई अंतिम बैठक कब हुई, अंतिम बैठक आखिरकार संविधान सभा की कब हुई, हुई तो हुई, कैसे हुई, कब हुई, तो कब हुई होती है इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को इसकी क्या होती है, अंतिम बैठक होती है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसको चुना गया, भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया इसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसके अगेंस्ट में जो चुनाव खड़े हुए थे मैं आपको बताना चाहूँगा, केटी शाह चुनाव लड़े थे। और हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, लेकिन केटी शाह के योगदान को कम नहीं माना जा सकता। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतरिम संसद या प्रोविजनल पार्लियामेंट में परिवर्तित कर दिया गया। अनुच्छेद 394 के अनुसार 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन की तिथि कहा जाता है। अर्थात संविधान को जब लागू किया गया था उसकी तिथि क्या थी, उसकी डेट क्या थी, 26 जनवरी 1950 थी। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। मैंने आपको बताया था ट्रिक याद करने की कि 12 दिन कम आप बता दो, 3 साल में 12 दिन कम लगे थे। इस तरीके से भी आप सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस सेशन 2 के अंतर्गत क्या क्या देखा, हमने देखा कि संविधान के निर्माण में कौन कौन से मील के पत्थर हैं। दैट मीन्स अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के माध्यम से किस तरीके से चर्चाएं प्रारंभ हुई और हमारे संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इसके अलावा हमने देखा कि संविधान सभा ने आखिरकार कार्य कैसे किए, क्या क्या इसकी सीमाएं कई बार आलोचनाओं के रूप में दिखाई देती हैं और उन आलोचनाओं का कैसे जवाब दिया जाता है, हमने वो भी देख लिया। इस तरीके से हमने विस्तृत रूप से संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देख लिया है। हमने कई सारी चीज़ों को चर्चा कर ली है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और उस सेशन में आगे हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।